अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है कि फाइंड व्यू बाय आईडी और इससे जुड़े जितने भी मसाइल हैं इनसे कैसे अपनी जान छुड़वाई जा सकती है। फाइंड व्यू बाय आईडी के साथ मसला ये है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लेआउट्स हैं, लाइक इस एप्लीकेशन में दो लेआउट्स हैं, एक लॉगिन के लिए है और एक साइन अप के लिए। साइन अप में 3 फील्ड्स हैं, बाकी मोर और लेस सेम है। नेम, ईमेल और पासवर्ड की फील्ड है। और इसके साथ जो हमारी है ये लॉगिन वाली स्क्रीन, इसमें ईमेल और पासवर्ड है। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे, जो एक टिपिकल सिनेरियो है कि आप एक लेआउट बनाते हो अपनी एक्टिविटी के लिए, उसको फिर यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू करते हो और जितने भी उसके अंदर व्यूज हैं उनको फाइंड व्यू बाय आईडी करके एक एक करके आप इनिशियलाइज करवाते हो, चाहे वो एडिट टेक्स्ट है, चाहे वो आपके बटन है, चाहे टेक्स्ट व्यू है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो आप जो सेट कंटेंट व्यू में XML है उसमें दो फील्ड्स हैं, दो एडिट टेक्स्ट हैं, एक ईमेल और एक पासवर्ड। लेकिन मेन एक्टिविटी में जब आप फाइंड व्यू बाय आईडी में r.id.edt लिखेंगे तो edt नेम भी यहाँ पे आ रहा है, हालांकि वो इसका पार्ट नहीं है। अगर आपने गलती से इसको इस तरह से इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं आएगा, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, लेकिन बाद में प्रॉब्लम करेगी। ये क्यों आ गया यहाँ पे? क्योंकि ये किसी दूसरी XML के अंदर पड़ा हुआ है, साइन अप XML के अंदर ये पड़ा हुआ है। अब इससे मसला क्या होगा कि अगर आपने गलती से ईमेल को ये साइन कर दिया, आपको नहीं पता चला, आप टाइप कर रहे थे और आपसे यही टाइप हो गया और आपने ये ईमेल को असाइन कर दिया। और अगर आप ईमेल के साथ कुछ करते हैं, लाइक इसका टेक्स्ट को ही सेट करते हैं, सेट टेक्स्ट आप करें इसको, और यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं email abc@gmail.com और अभी इसको रन करके देखते हैं तो ये क्रैश हो जाएगी, ये रन नहीं होगी। ये देखें, ये क्रैश हो गई है। मैं दोबारा भी इसको ओपन करने की कोशिश करूंगा, ये फिर क्रैश हो जाएगी। अब ये क्रैश क्यों हो रही है? यहाँ पे आ गया क्लोज एप्लीकेशन कीप्स स्टॉपिंग। अब इसका एरर ये है, यहाँ पे शो होगा, ये एरर इसका आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड editex डॉट settext। editex हमारा कौन सा है यहाँ पे? edt ईमेल। अगर मैं क्लिक करूंगा तो उस लाइन पे भी ले जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गई है यहाँ पे। वो क्यों आई है? क्योंकि हमने edt ईमेल को असाइन कर दिया edt नेम, और कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आया, जिस वजह से हमें नहीं पता चला, लेकिन ये एप्लीकेशन क्रैश हो गई है। तो इसको अगर आप edt ईमेल असाइन करेंगे अब ये ठीक चलेगा। अब ये तो चले थोड़ा सी मतलब बड़ी मिस्टेक थी डेवलपमेंट एंड से कि आपने ईमेल को नेम असाइन कर दिया। अब ऐसा भी तो मुमकिन है कि आप इसको गलती से आपने ये कैपिटल नहीं लिखा या स्मॉल लिख दिया है, तो ये ईमेल ही लेकिन स्मॉल में लिखा गया, ये अभी भी आपको एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये edt ईमेल ई कैपिटल के साथ साइन अप में मौजूद है। ये देखें, edt ईमेल यहाँ पर मौजूद है, तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये अभी भी क्रैश हो जाएगी, आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं शो करवाएगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन स्टिल क्रैश हो रही है क्योंकि आपको यहाँ पे स्मॉल ई चाहिए। अब ये इतनी छोटी मिस्टेक है खास तौर पे उनके लिए जो नए नए एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, अभी बिगिनर लेवल पे हैं, तो उनको इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। अब अगर तो मैं यहाँ पे या तो इस तरह लिखूँ, स्मॉल में लिखूँगा, तभी ये एरर ख़त्म होगा और ये हमारी जो एप्लीकेशन चल जाएगी। ये वो चल गई और यहाँ पे टेक्स्ट भी सेट हो गया। तो ये बहुत ही माइनर छोटी मिस्टेक और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो इस पूरे को एलिमिनेट करने का एक तरीकाकार है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, उसे कहते हैं व्यू बाइंडिंग। व्यू बाइंडिंग से क्या होता है कि आपको ये नहीं लिखना पड़ता, एक क्लास ऑटोमेटिकली बाइंडिंग क्लास बन जाती है एंड्रॉयड स्टूडियो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। वैसे आपके सोर्स में वो विजिबल नहीं होती, लेकिन वो बन जाती है और उसके थ्रू आप सारा काम करते हैं, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। पहले तो मैं इसको वापस कर दूं, जैसे हमने पहले से लिखा था वैसे ही लिख दें इसको। अब यहाँ पे एरर आ गया, ये अब कंपाइल टाइम एरर है, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यू मौजूद नहीं है, ऐसी कोई भी आईडी मौजूद नहीं है जिसमें ई स्मॉल के साथ हो, edt ईमेल यानी ई स्मॉल हो, तो ई कैपिटल, और अब ये ठीक हो गया।
तो व्यू बाइंडिंग की बात करें तो ये डाटा बाइंडिंग का सब पार्ट है। मेन जो चीज़ है वो डाटा बाइंडिंग है, लेकिन उसमें से एक स्मॉल पार्ट आप समझ लें व्यू बाइंडिंग है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि व्यू बाइंडिंग क्या है, कैसे यूज़ करना है, किस तरह से कन्फिगर करना है उसको प्रोजेक्ट के अंदर, और वो किस तरह आपकी लाइफ को आसान कर देगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी build.gradle जो फाइल है इसमें जाके आपने चेंज करना है। ये भी 2 फाइल्स होती हैं, इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आप देखें build.gradle 2 फाइल है, एक प्रोजेक्ट लेवल की फाइल होती है और एक आपकी एप्लीकेशन लेवल की फाइल होती है। तो ये हमने चेंज करनी है। यहाँ पे देखें ऐप लेवल की जो फाइल है, ठीक है, ये चेंज करनी है, प्रोजेक्ट वाली नहीं करनी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंड्रॉयड का जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है इसकी बॉडी के अंदर ही डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसके नीचे आप लिख लें, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड के बाद जो बॉडी है इसके अंदर और बाकी जितने भी हैं उनकी बॉडी से बाहर एक और प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे सेट करनी है, एक और वैल्यू बनानी है हमें, उसका नाम है बिल्ड फीचर्स। बिल्ड फीचर्स बॉडी, और यहाँ में हम लिखेंगे डाटा बी कैपिटल के साथ बाइंडिंग और ट्रू। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इक्वल टू के साथ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ट्रू। तो इसको आप कर लेंगे सिंक। स्पेल मिस्टेक नहीं आपने करनी, स्पेलिंग आपके सामने है, बिल्ड फीचर्स बॉडी और उसके बाद डाटा बाइंडिंग बी कैपिटल के साथ ट्रू। अगर आप गलत लिखेंगे भी तो आपको बिल्ड में ही एरर आ जाएगा। तो आप सिंक करेंगे, कुछ टाइम लगेगा, कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड से इसको रिक्वायर होंगी, वो डाउनलोड करेगा और ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपकी जो एक्टिविटी के अंदर जो आपने XML यूज की है, जो आपकी लेआउट है, उस फाइल में जाएं। इसको मैं अभी साइड पे कर देता हूँ, कोड में आ जाता हूँ सिंपली। ये कोड में आ गया हूँ मैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ना, डिज़ाइन में चले जाएं, स्प्लिट में या कोड में। तो मैंने सिंपली कोड को ओपन कर लिया, सबसे ऊपर यानी जो आपकी पेरेंट लेआउट है इससे भी ऊपर और इस टैग से नीचे यहाँ पे आपने लिखना है लेआउट, ठीक है, ये सबसे टॉप पे चाहिए। और यानी आपका पूरी जो लेआउट है ना, आपका जो पेरेंट भी है उसको आपने रैप कर देना इसके अंदर। ये छोटे से साइन से आप ये एक्सपैंड है ना, आप इसको बंद इस तरह से कर सकते हैं और सिंपली हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं और मैं इसको एक इंटेंट कर देता हूँ ताकि कोड जो है वो पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, इतना काम करना। और उसके बाद ये जो इसके मेटा है ना, ये भी उठा के, क्योंकि ये सबसे रूट वाले टैग में लगने होते हैं, तो रूट पे जो टैग है उसमें ये मेटा भी आपने फिट कर दिए। ये हमारा XML में चेंज है, यानी जिस भी XML के साथ आपने ये व्यू बाइंडिंग वाला काम करना है उस पूरे के पूरे को रैप कर देना है लेआउट के अंदर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी बाइंडिंग नहीं चल सकती। तो लेआउट के अंदर हमने इसको रैप कर दिया पूरे के पूरे को। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये था पुराना तरीका सेट कंटेंट व्यू, मतलब अगर आप व्यू बाइंडिंग नहीं यूज करते तो यही तरीकाकार है। अगर आपने यूज करनी है तो फिर आप इस तरह से नहीं इसको दोगे। हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लास को, डाटा बाइंडिंग की क्लास को यूज करेंगे और उससे जो है ना सेट कंटेंट व्यू करेंगे। वो क्या है, डाटा बाइंडिंग यूटिल। ठीक है, डाटा बाइंडिंग यूटिल डॉट सेट कंटेंट व्यू, इस तरह से आप करेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे आप इसको लेआउट बताओगे, r.layout.activity main। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे इसको कॉन्टेक्स्ट भी बताना होता है, यानी दिस पास करना है, उस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट पास करना है और आपने इसको जो भी लेआउट आप पहले से करते हैं तो पास करनी है, यानी इसके अल्टरनेट आपको ये काम करना है। अभी तक सेम है, वैसे ही चलेगा जैसे आपकी पहले से एप्लीकेशन ये चल रही थी, उसी तरह से ये चलेगी। ठीक है, अभी तक कोई फर्क नहीं आया, उसी तरह से चल रही है, फाइंड व्यू बाय आईडी ही हम यूज कर रहे हैं। और लेकिन हमने डाटा बाइंडिंग के थ्रू इसको सेट कंटेंट व्यू किया, यानी डाटा बाइंडिंग की क्लास को यूज करते हुए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आप इस लेआउट को देखो ना, जिसको हमने
ये रैप कर दिया लेआउट के अंदर। इस XML जो लेआउट हमने बनाई हुई है एक्टिविटी मेन वाली, इसको हमने रैप किया था लेआउट के अंदर। इसका नेम क्या है? इसका नाम रखा हुआ है एक्टिविटी मेन। तो जब आप इसमें डाटा बाइंडिंग एनेबल करते हैं और उसके बाद इसको रैप कर देते हैं लेआउट के अंदर, लेआउट के टैग के अंदर, तो एक क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है बाइंडिंग के थ्रू। उसका नाम होगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, यानी जो आपकी XML का नाम है सेम वो ही, और उसके साथ बाइंडिंग आ जाएगा। वो तो ठीक है कि आपका यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा होता है और सारा स्मॉल में होता है, लेकिन क्योंकि क्लासेस के जो नेम है वो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और वो कैमल केसिंग में यूज होती है, तो इसलिए आपको इस तरह से ये नाम लिखना है उसका, यानी एक्टिविटी में जो भी नाम रखा है वो कैमल केसिंग को यूज करते हुए, और उसके बाद जो है आपने बाइंडिंग लगाना है। और आप इसका कुछ भी नाम रख लें, एम बाइंडिंग रख लें या मेन बाइंडिंग रख लें, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें आप रख लें। ऐसा करने से ये है कि जो सेट कंटेंट व्यू है ना, हमें रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा? यहाँ पे जो नाम है XML का एक्टिविटी मेन, और साथ में आपने बाइंडिंग लगा देना उसके। तो इस नाम से इस ये क्लास का नाम होगा बाइंडिंग की क्लास का, और उसका ऑब्जेक्ट आपको ये सेट कंटेंट व्यू रिटर्न करता है। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं बाइंडिंग के साथ? असल मैजिक इसी के अंदर है। अगर आप यहाँ पे लिखें मेन बाइंडिंग डॉट आप लगाएं, तो सबसे पहले जितने भी व्यू है ना उस XML के अंदर, जो भी आपने लगाया है, एडिट टेक्स्ट लगाया है, लॉगिन का बटन लगाया हुआ है, या कोई भी बटन लगाया, एडिट टेक्स्ट लगाया, टेक्स्ट व्यू लगाया, जिसको आपने आईडीज असाइन की है। यहाँ पे ये भी पॉइंट है कि अगर आप आईडी असाइन नहीं करते वो यहाँ पे नहीं आएंगे। जिनको आपने आईडी असाइन की है वो सारे यहाँ पे आपको मिल गए। तो एक बेनिफिट तो आपको यहीं पे पता चल गया होगा कि सेम टू सेम जो नाम वहां पे रखा है उसी नाम से यहाँ पे आ गया, ईडीटी ईमेल और ईडीटी पासवर्ड। यहाँ पे वो नेम वाला नहीं आया, जैसे फाइंड व्यू बाय आईडी में आ जाता है वो, जब आप r.id करते हो तो वहां पे ये ईडीटी नेम भी आ रहा है। नेम हालांकि हमारी जो मेन एक्टिविटी की XML है उसके अंदर नहीं है, वो साइन अप के अंदर है, यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जो बाइंडिंग की क्लास हमने बनाई है उसमें ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको मैं कोई भी टेक्स्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ से सेट कर सकता हूँ। यानी वो जितने भी थे जो ये फाइंड व्यू बाय आईडी ये सारा हमें करना पड़ा, वो खुद ब खुद ही हो गया बाइंडिंग के थ्रू। आप सिंपली उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने इस ऑन क्रिएट से बाहर इसको यूज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया इसको सेट टेक्स्ट करने के लिए ऑन रिज्यूम में किया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली इसको उठा के इंस्टेंस वेरिएबल बना दें जैसे हमने बाकियों को बनाया होता है। यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा जी, और आप किसी भी क्लास में इसको अब यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम खत्म कर देंगे इंस्टेंस वेरिएबल, यहाँ पे डिक्लेयर किया हमने बाइंडिंग का, और यहाँ पे सिंपली जो है वो इनिशियलाइज कर दिया उसको। और यही काम जो है हम जो ये कर रहे थे ईडीटी ईमेल का, क्योंकि हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है तो हम बाइंडिंग के थ्रू इसको कर सकते हैं। और ये फाइंड व्यू बाय आईडी इस सब को मैं कमेंट कर दिया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ से सिंपली क्या किया है, बाइंडिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करवाया और यहाँ पे उसको यूज़ कर लिया। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। सेम वही होगा जो पहले था, abc@gmail.com यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कोई क्रैश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ से चेंज करके भी दिखा देता हूँ, वो कन्फ्यूजन ना रहे कि पता नहीं पुरानी स्क्रीन ही यहाँ पे शो होगी दोबारा। तो अब यहाँ पे ABC के बजाय akil@gmail.com आना चाहिए। वंडरफुल, ये आ गया यहाँ पे। तो अब आपने देखा कितना सारा कोड हमारा बच गया। यहाँ तो 2 3 4 फील्ड्स हैं तो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपके XML में अगर 8 10 फील्ड्स हों बहुत ज़्यादा, और आपकी बहुत ज़्यादा XML हो, 8 10 एक्टिविटीज़ हो, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जाती है। अगर आप चाहें जैसे हमने यहाँ पे ये डिक्लेयर किए थे सेम टू सेम हम कर सकते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी की बजाय हम सिंपली इनिशियलाइज कर सकते हैं .edt ईमेल, इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली बजाय इसको यूज़ करने के edt ईमेल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये बाकी का मैं फिर कमेंट कर रहा हूँ, रन करके देखते हैं। दैट्स इट, सेम टू सेम, कोई क्रैश नहीं है, वैसे का वैसे ही चल रही है एप्लीकेशन। तो ये आपकी मर्जी है, आप सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट रख के उससे यूज़ करना चाहते हैं, या पहले की तरह जैसे आप सबके अलग अलग बना देते, एडिट टेक्स्ट को अलग बना दिया,
टेक्स्ट व्यू अलग, बटन अलग अलग है, और उनको फिर बाद में फाइंड व्यू बाय आईडी से इनिशियलाइज करते थे। अब हम सिंपली बाइंडिंग डाट आगे जो भी उसके है उसको दे के, ईमेल है, पासवर्ड है, कोई बटन है, तो असाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी, आप जैसे भी इसको यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक और चीज़ दोबारा दोहरा दूं कि आपको तरतीब जो है ना वो ज़रूर इसको मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले आपने इस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है, डाटा बाइंडिंग को एनेबल करना है, समझ लें, ताकि वो पूरे प्रोजेक्ट में जो बाइंडिंग क्लासेस क्रिएट होनी है खुद ब खुद वो हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे ये लेआउट का टैग में इसको ज़रूर रखना है, ये पार्ट आपने लाजमी करना है। ये करेंगे तो डाटा बाइंडिंग की जो क्लास है ना, व्यू बाइंडिंग की सॉरी क्लास है, वो बनेगी, जिसको हमने यहाँ पे यूज़ किया, ये वाली जो है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। तो आपको ये पहले से नहीं मिल सकती, आपको पहले यहाँ पे ये लेआउट का टैग देना और फिर आपको वो क्लास मिलेगी। अगर मैं ये लेआउट टैग यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको यहाँ से निकाल के वापस इसमें ही रख देते हैं और ये लेआउट के टैग को ख़त्म कर देते हैं, तो अब यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लेआउट का टैग नहीं है। वो टैग नहीं है तो बाइंडिंग क्लास नहीं जनरेट होगी। और अब यही कह रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, यानी ये सिंबल ही एग्जिस्ट नहीं करता इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर इसको वापस करेंगे तो ये फौरी बाइंडिंग क्लास क्रिएट कर देगा और ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो ये आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि पहले आपको यहाँ पे चेंज करना और फिर आके आप अपनी जो जावा की क्लास एक्टिविटी है उसके अंदर आके आप अपना बाकी की लॉजिक जो है वो लिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये छोटी सी चेंज आपके प्रोजेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। बहुत ज़्यादा जो बॉयलर प्लेट कोड है, फाइंड व्यू बाय आईडी और फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आपकी जान छुड़वा देगी। अपना और अपने कोड का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।